हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यूज स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं कुमारी किरण और आज का हमारा टॉपिक है बीएड कोर्स से। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कक्षा अवलोकन के बारे में, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें अर्थ देखेंगे। अर्थ में हमारा दिया हुआ है कक्षा अवलोकन एक ऐसा माध्यम है शिक्षकों के लिए जिससे शिक्षकों को अपने कौशल एवं योग्यता को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। दोस्तों, हम लोग इसमें टीचर को हम लोग टीचर ना करके हम लोग छात्र अध्यापक के नाम से बुलाएंगे। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में जितना भी सारे इंटर्नशिप वाले टीचर होते हैं यानी कि छात्र अध्यापक होते हैं, वो अपने कौशल और योग्यता को बेहतर प्रदर्शन करने में उनको मदद मिलती है और शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन का व्यवस्थित रूप का अवलोकन और उस गतिविधियों को रिकॉर्ड करके उसकी शिक्षण क्षमताओं को मापा जा सकता है। जितने भी सारे छात्र अध्यापक होते हैं वो अवलोकन करने के लिए गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे क्या होता है, शिक्षण क्षमताओं को मापा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ प्रशिक्षण इंटर्नशिप। शिक्षक को प्रशिक्षण इंटर्नशिप कार्य के लिए प्रत्येक छात्र अध्यापक को किसी विद्यालय में आवंटित किया जाता है और प्रत्येक छात्र अध्यापक को भिन्न भिन्न कक्षाओं में बारी बारी से भेजे जाते हैं। कक्षा अवलोकन के लिए जितने भी सारे इंटर्नशिप वाले टीचर होते हैं उन सभी को भिन्न भिन्न कक्षाओं में बारी बारी से वो भेजे जाते हैं, जिसमें उनको कक्षा की क्रियाकलापों की अवलोकन करनी होती है। कक्षा में किस तरह का व्यवस्था है उसके बारे में वो अवलोकन करते हैं। मतलब वो किसी भी व्यक्ति या चीज़ों को वो ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि कक्षाओं का वातावरण का माहौल किस प्रकार है, और साथ ही उनकी यानी कि छात्र अध्यापकों की कक्षा अवलोकन से जो भी जानकारी मिलती है उसकी सूची वे बनाते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में छात्र अध्यापकों को जितना भी जानकारी मिलती है वो उसकी सूची बनाते जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों की इस तरफ पिक भी हम लोग को लगा लेनी है। टीचर किस तरह से समझा रहे हैं या किस तरह से उसको सिखा रहे हैं, हम लोगों को अपने पिक भी डालनी चाहिए कि बच्चों को किस तरह से सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कक्षा अवलोकन की सूची, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन लिस्ट। चलिए क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिस्ट डाला जाता है, चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले वहाँ की बैठक व्यवस्था किस प्रकार है उसके बारे में हम लोग को देखना होता है। सीटिंग अरेंजमेंट में हमारा दिया हुआ है छात्र अध्यापकों को देखनी होती है कि विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था किस प्रकार है। प्रत्येक सीट पर 3-3 विद्यार्थी बैठते हैं। ये भी छात्र अध्यापक को देखना होता है कि एक बेंच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उसकी बैठक व्यवस्था भी हमारा वहाँ जांच किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों की बैठने से लेकर के अपने किताबों को रखने के लिए जगह हो रही है या नहीं, या कोई सामान रखने के लिए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये भी उनको देखना पड़ता है कि बच्चे अपना सामान अपने जितना भी उन जरूरत चीज़ें होती है वो सामान रखने के लिए कि उसका जगह हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना उनको पड़ता है। वो जितनी भी सारी चीज़ों को अवलोकन करते हैं वे सारे लिस्ट में शामिल करते जाएंगे। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में वो जितना भी जानकारी पाते हैं वो अपने लिस्ट में वो शामिल करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट में हमारा दिया हुआ है अनुशासन, डिसिप्लिन। उस कक्षा के सभी बच्चे अनुशासित है या नहीं, यह देखने के बाद बच्चों को समझाकर उसे अनुशासित बनाए रखने की वहाँ पर उनकी आवश्यकता पड़ती है। बच्चा वहाँ पर अनुशासित है या नहीं ये भी उनको देखना पड़ता है और उनको अनुशासित बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। अपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में उनको जिस तरह जानकारी मिल रही है या फिर वो जिस तरह देख रहे हैं उसी तरह अपने लिस्ट में वो भरते जाएंगे, यानी कि लिस्ट में अपना शामिल करते जाएंगे। थर्ड पॉइंट में हमारा दिया हुआ है स्वयंपठ कार्य। स्वयंपठ कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है। सभी आवश्यक सूचनाएं स्वयंपठ पर लिखी गई है तथा स्वयंपठ कार्य स्पष्ट एवं सुंदर है। स्वयंपठ में जितना भी आवश्यक सूचनाएं होती है उनको स्वयंपठ में लिखा हुआ है या नहीं ये भी हम लोग को देखनी होती है। उसके लिए हम लोगों को एक पिक लगानी पड़ेगी, फोटो लगाना पड़ेगा कि वहाँ पर स्वयंपठ का व्यवस्था किस तरह है, वहाँ पर स्वयंपठ में आवश्यक सूचनाएं लिखी गई है या नहीं ये भी हम लोग को देखना पड़ता है। कौन सी कक्षा के हम लोग क्लास ले रहे हैं उसका यहाँ पर हम लोगों को लिख लेना है डिटेल। साथ में कौन सी घंटी चल रही है ये भी हम लोग को लिख लेनी है।
और कितना समय के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं वो भी हम लोगों को लिख लेना है। जितना भी हमारा आवश्यक सूचनाएं होती है हम लोगों को इसको डिटेल में ब्लैक बोर्ड में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। मान लीजिए जनरल नॉलेज हम लोग कक्षा 4 का ले रहे हैं, उसमें हम लोग क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं बच्चे लोग को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो सब भी हमारा लिखा होना चाहिए। और लिखने के बाद हम लोगों को इसकी पिक ले लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सहायक सामग्री। इंटरमीडिएट गुड्स में हमारा दिया हुआ कक्षा में पढ़ाते समय अनेक सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आदि। ये हमारा कंपलसरी है। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो हम लोग बच्चों को समझा नहीं पाएंगे। ब्लैक बोर्ड में हम लोग को लिखने के लिए हम लोगों को ये सब चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट 5 में हमारा दिया हुआ है प्रश्नों की रचना और पूछने का ढंग, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन एंड मेथड ऑफ आस्किंग। इसमें हम लोग देखेंगे, आप इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों की रचना की गई और प्रश्न पूछने का ढंग कैसा था, आपने उस समस्या का समाधान किस प्रकार से निकाला। ये सभी चीज़ों को बच्चों को सिखाना होता है। जो भी हम लोग सवाल पूछेंगे उस समस्या का समाधान किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं उसके बारे में भी बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट में हमारा दिया हुआ है छात्र सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में हमारा दिया हुआ है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य शुरू करने के बाद छात्रों को बीच बीच में प्रश्न करते हैं। जब भी टीचर टीचिंग करना शुरू करते हैं तो बीच बीच में क्या करते हैं, रुक करके बच्चों लोग को क्वेश्चन आंसर भी कराते हैं। तो हमारे बातों को वो समझ रहे हैं या नहीं ये हम लोग को पता चलता है। इसलिए हम लोग बीच बीच में हम लोग को बच्चों लोग को प्रश्न करते रहना है तथा यह बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्र अपने सहभागिता दे पा रहे हैं या नहीं। जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको वो सही से जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वो बच्चे समझ रहे हैं, छात्र अपने सहभागिता दे पा रहे हैं। पॉइंट 7 में हमारा दिया हुआ है छात्रों को प्रोत्साहन। छात्रों को किस तरह से हम लोग को प्रोत्साहन करनी चाहिए। यहाँ हमारा दिया हुआ इंक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट, अच्छे कामों को, अच्छे पर्सनैलिटीज उनके बारे में बताकर, अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव थॉट के बारे में बता करके, जिससे वो प्रोत्साहित हो कुछ अच्छे करने के लिए। बच्चे के अंदर अगर हम लोग पॉजिटिव थॉट को लेकर आते हैं तो वो बच्चे प्रोत्साहित होकर कुछ अच्छे काम करने के लिए वो सोचते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट 8 में हमारा दिया हुआ है टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि में हम लोग देखते हैं कक्षा में अध्यापन करते समय शिक्षक द्वारा कई तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है, जो कि निम्नलिखित रूप में इस प्रकार है। टीचिंग मेथड के फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है मौखिक विधि। ओरल मेथड, ओरल मेथड में हमारा दिया हुआ है सर्वप्रथम कक्षा में विद्यार्थियों को किसी विषय से संबंधित पाठ्य में मौखिक जानकारी दी जाएगी। जिस चैप्टर से बच्चे लोग को सिखाया जा रहा है उस चैप्टर को पढ़ के बच्चे लोग को सुनाएंगे, जिससे उस पाठ्य संबंधित चीज़ों के बारे में बताएंगे तथा इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। यानी कि उसमें पाठ्य संबंधित से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी के बारे में बताएंगे, साथ ही उसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन भी किया जाएगा। ऐसे करने से बच्चे जल्दी सीखते हैं और याद भी होता है उनको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है लिखित विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंड लो मेथड। इसमें शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा तथा बच्चे देख देख कर अपना नोटबुक में उतारने को कहा जाएगा। टीचर क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड में उतार देंगे। इसके बाद बच्चे लोग को बोलेंगे कि उतारने के लिए, इसको देख देख के अपना नोटबुक में उतारने के लिए कहा जाएगा, जिसका प्रारूप उपरोक्त सैंपल कार्य से दर्शाया गया है। जिस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए सैंपल में यह दर्शाया जाता है ताकि बच्चे आसानी से उतार सके। पॉइंट 7 में हमारा दिया हुआ है प्रश्न उत्तर विधि, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इस विधि में यह बताया जाता है कि अध्यापक छात्रों से प्रश्न उत्तर कराते हैं। इस विधि में छात्र छात्राओं को सिखाया जाता है प्रश्नों का उत्तर देना और वो सामूहिक रूप से सवाल पूछे जाते हैं। सभी बच्चे से एक एक करके सवाल को पूछा जाता है और बच्चे द्वारा सवाल का जवाब दिया जाता है। जो भी सवाल टीचर करते हैं उसका जवाब बच्चे द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है चित्रण विधि। इसमें यह बताया जाता है कि ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर दिखाया जाता है और छात्रों को समझाया जाएगा कि यह क्या बनाया गया है। टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना के बच्चे को सिखाएंगे कि ये क्या है और इसको क्या कहा जाता है, और छात्रों को कहा जाएगा कि ब्लैक बोर्ड वाला चित्र अपने कॉपी पर बनाएं। चित्रकारी की विधि से अगर बच्चे को बताएंगे तो वो काफ़ी जल्दी वो समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है खेलकूद, यानी खेलकूद के माध्यम से बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
खेलकूद के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाए, वह सारी खेलकूद की विधि के अंतर्गत आता है। जितने भी सारे हम लोग खेलकूद के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं वो हमारा सारा के सारा स्पोर्ट मेथड में हमारा आ जाता है। माउंटेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन, सारी की सारी विधि हमारा खेलकूद से संबंधित है। इससे आप किस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, या प्राकृतिक विधि जैसे करके सिखाना, ये सारी विधियां बच्चों को मनोरंजन ढंग से सिखाया जा सकता है। दोस्तों हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।